डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। देखो ये चैप्टर बहुत आसान है और फुल्ली स्कोरिंग चैप्टर है। इस चैप्टर से जनरली डेरिवेशन नहीं आता है। इस चैप्टर से बस एक्सपेरिमेंट वाले फैक्ट्स और थियोरीज और बेसिक न्यूमेरिकल आते हैं, कोई एडवांस न्यूमेरिकल नहीं आता और ग्राफिकल क्वेश्चन आता है। तो हर एक चीज को डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आप पहली बार भी पढ़ रहे हो, आप लिख लिख के पढ़ोगे तो आपको चैप्टर बहुत आसान लगेगा। देखो डुअल नेचर चैप्टर की कहानी जो स्टार्ट होती है वो कैसे स्टार्ट होती है मैं आपको बता रहा हूं। बहुत सिंपल सी एक बात आपको ध्यान रखना है लाइट को लेके। देखिए मैं लाइट की बातें यहां पर करने जा रहा हूं। लाइट, तो इस चैप्टर में लाइट के हम दो नेचर को पढ़ते हैं डिटेल में। लाइट के दो नेचर को पढ़ा जाता है और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कौन सा नेचर होते हैं। लाइट के दो नेचर को पढ़ा जाता है और साथ ही साथ पार्टिकल, समझना जो पार्टिकल है, पार्टिकल के भी दो नेचर पढ़े जाते हैं इस चैप्टर के अंदर। अब तुम्हारे मन में सवाल आएगा लाइट के कौन से दो नेचर के बारे में पढ़ा जाता है। तो देखिए लाइट का एक होता है हमारे पास वेव नेचर, ठीक है, समझना बात, वेव नेचर। और एक जो लाइट का हम पढ़ते हैं इसके अंदर पार्टिकल नेचर। सेम यहां पर प्यारे बच्चों हो क्या रहा है कि हम लाइट के दो नेचर पढ़ रहे हैं, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर। वैसे पार्टिकल की जगह पर अच्छा ज्यादा वर्ड पता क्या होगा, मैटर। यहां पर हम मैटर के भी दो नेचर पढ़ते हैं। जो मैटर है उसका सिमिलरली बोल सकते हैं मैटर का, इसमें हम वेव नेचर पढ़ते हैं, वेव नेचर। और मैटर तो पार्टिकल से बना है तो इसके पास पार्टिकल नेचर तो पहले से ही है, इसके पास पार्टिकल नेचर तो पहले से ही है। इन मेरे कहने का मतलब क्या है, यहां पर लाइट के बारे में पढ़ रहे हैं तो लाइट के दो नेचर है, वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर। और मैटर की अगर हम बात करें तो मैटर पार्टिकल से बनता है तो पार्टिकल नेचर तो उसके पास है ही, हमें यहां पर मैटर का वेव नेचर पढ़ना होता है। तो ये छोटी छोटी बातें हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़नी होती है। इस चैप्टर का नाम ही अगर डुअल नेचर रखा गया तो सोचो क्यों रखा गया डुअल नेचर। डुअल नेचर इसका नाम ही इसलिए रखा गया है क्योंकि आप लाइट के दो नेचर की बातें करते हैं, पहला वेव नेचर दूसरा पार्टिकल नेचर। फिर मटेरियल की बात करते हैं मैटर, तो मैटर का भी एक पार्टिकल नेचर और एक वेव नेचर, इसलिए इस चैप्टर का नाम डुअल नेचर है। देखो अगर मैं इस चैप्टर की बात करूं तो इस चैप्टर में सबसे पहला टॉपिक होना चाहिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो हम सीधा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे ही जंप कर रहे हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब तुम बोलोगे सर आप सीधा इस टॉपिक पर कैसे जंप कर सकते हो, आपको ये तो नहीं पढ़ना चाहिए। लेकिन मैं आपको ईमानदारी से बताऊं तो इस टॉपिक, ये जो पूरा चैप्टर है इसी टॉपिक से स्टार्ट ही होता है। अब एक बार हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को डिटेल में समझ लेते हैं थोड़ा ध्यान से। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है प्यारे बच्चों, सबसे पहले एक मटेरियल होता है, मेटल, समझना ध्यान से, मेटल, एक मेटल होता है प्यारे बच्चों। इस मेटल के ऊपर, इस मेटल जैसे ये मेटल कैसा हो सकता है, सोडियम का, पोटेशियम का, कोई भी सॉफ्ट मेटल, कोई भी ऐसा मेटल जिसके अंदर से इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल सके, कोई भी ऐसा मेटल जिसके अंदर से इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल सके। तो यहाँ पर कोई भी मेटल हो सकता है, कोई भी मेटल, दुनिया का कोई भी मेटल जिससे इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल सके। तो मेटल लिया जाता है और यहां से ना फोटोन भेजे जाते हैं, फोटोन। ये जो फोटोन है ये एक्चुअली फोटोन है। अब तुम्हारे मन में आएगा सर ये फोटोन क्या होता है, तो फोटोन बेसिकली लाइट का जो ये पैकेट है, लाइट का जो हिस्सा है इसी को फोटोन कहा जाता है। यानी जब मैं आपको फोटोन बोलूं तो आप समझ लो लाइट का एक छोटा सा हिस्सा है ना, लाइट का एक छोटा सा हिस्सा। तो एक मेटल होता है जिस पर फोटोन को भेजा जाता है। तो जब फोटोन यहां पे जाता है तो जो मेटल के अंदर का इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन निकलता है, बाहर निकलता है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। तो इसी को हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। अब तुम बोलोगे डेफिनेशन क्या है, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का निकलना जब फोटोन गिरे। बाकी इसके बारे में और भी हम बातें करेंगे तो हम डेफिनेशन तक इजीली पहुंच जाएंगे। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन का निकलना है हमेशा नहीं होता। इलेक्ट्रॉन का निकलना हमेशा क्यों नहीं होता उसके पीछे मैं लॉजिक आपको समझाता हूं। देखिए हो सकता है कि आपका फोटोन आए और ये इलेक्ट्रॉन निकल जाए, और ये भी हो सकता है कि आपका फोटोन तो आया, समझना, आपका फोटोन तो आया पर ये इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकल पाया, ये भी संभव है। तो हमें समझना है कि इलेक्ट्रॉन बाहर कब नहीं निकल पाता है। देखो यहां पर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आता है तो आप यहां पर ध्यान दो। पहला पॉइंट अपने मन में ये डालो कि जो फोटोन होती है ना उसकी कुछ एनर्जी होती है, एनर्जी होता है h इंटू में फ्रीक्वेंसी, जहां h का मतलब होता है प्लैंक्स कांस्टेंट। तो h कांस्टेंट है उसकी चिंता मत करो, बस f का मतलब फ्रीक्वेंसी होता है, ध्यान रखो। तो ये जो फोटोन होता है, फोटोन, इसके पास कुछ एनर्जी होती है जिसको बोलते हैं हम h इंटू में फ्रीक्वेंसी। अब मान लो जो फोटोन है उसकी फ्रीक्वेंसी कम है तो उसका एनर्जी भी कम होगा। तो एक ऐसा फोटोन जो लो एनर्जी के साथ जा रहा है वो इलेक्ट्रॉन को नहीं निकाल पाता है। वो इलेक्ट्रॉन को क्यों नहीं निकाल पाता इसकी बात करते हैं। एक्चुअली में होता क्या है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन है और उसको इस मेटल से निकलना है तो निकलने में कुछ एनर्जी चाहिए होती है। जैसे मान लो मैं कहता हूं कि इस इलेक्ट्रॉन को इस मेटल से निकलने के लिए 30 जूल एनर्जी चाहिए, इस इलेक्ट्रॉन को मेटल से निकलने के लिए 30 जूल की एनर्जी चाहिए, और आपका जो फोटोन है वो 20 जूल वाला है। तो सोचो 20 जूल का फोटोन इलेक्ट्रॉन को निकाल ही नहीं पाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए कम से कम 30 जूल चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए जो मिनिमम एनर्जी चाहिए होता है, मिनिमम एनर्जी, समझिए, इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए कुछ ना कुछ मिनिमम एनर्जी चाहिए होता है, उसका नाम रखते हैं वर्क फंक्शन। इस बात को समझिएगा, वर्क फंक्शन, या तो इसको वर्क फंक्शन कहेंगे या इसको बोलेंगे थ्रेशोल्ड एनर्जी। अब सारी बातों को सुनो, या तो इसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि आपको ये जो थ्रेशोल्ड एनर्जी है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए 30 चाहिए तो आपने यहां पर 20 दिया, इसलिए आपका इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। तो कई बार हमें क्या करना पड़ता है, कई बार हमें जो फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी हमें सुइटेबल लेना होता है, यानी अच्छी खासी फ्रीक्वेंसी लेनी पड़ती है ताकि ये एनर्जी बढ़ जाए। और ये एनर्जी मान लो 100 जूल हो जाए तो मजा ही आ जाए। क्यों, अगर 100 जूल का फोटोन जाएगा तो आपका 30 जूल तो यहां तक खर्च हो जाएगा, 30 जूल खर्च हो जाएगा इलेक्ट्रॉन को निकालने में। बचा हुआ 70 जूल जो है, बचा हुआ 70 जूल एनर्जी इलेक्ट्रॉन लेके मौज मार रहा होगा। फील करो, इलेक्ट्रॉन को मिलते हैं 100 जूल जिसमें 30 जूल खर्च हो जाता है सरफेस से निकलने में, और बचा हुआ जो 70 जूल है, क्या बात है, वो इलेक्ट्रॉन की जेब में अभी भी रखा हुआ है क्योंकि इलेक्ट्रॉन को मिला 100,
30 खर्च हो गए वर्क फंक्शन में, 30 निकलने में खर्च हो गए और 70 इलेक्ट्रॉन के पास होता है। तो यही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या क्या बात इंपॉर्टेंट है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तभी हो सकता है जब आपके पास जो एनर्जी है, जो ये फोटोन की एनर्जी है, ये फोटोन की एनर्जी इस 30 से बड़ा हो, तभी आपका इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तभी आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। पहला पॉइंट आप ध्यान रखना। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि फ्रीक्वेंसी सुटेबल होना चाहिए, यानी फ्रीक्वेंसी अच्छी खासी होनी चाहिए, क्योंकि फ्रीक्वेंसी अच्छी होगी तो एनर्जी अच्छा होगा, और एनर्जी अच्छा होगा तभी आप इसको पार कर पाओगे 30 जूल को। अब यहां पर पहला पॉइंट हमने पढ़ा, मिनिमम एनर्जी को कहा जाता है वर्क फंक्शन, या उसको थ्रेशोल्ड एनर्जी कहा जाता है। अब कुछ बातें मैं आपको क्लियर कर दूं जो आइंस्टाइन साहब कह के गए थे। आइंस्टीन साहब ने क्या कहा, इस बात को समझिए। आइंस्टीन साहब का मानना था कि ये जो फोटोन है, फोटोन की एनर्जी होता है h इंटू में फ्रीक्वेंसी। अब उन्होंने एक इक्वेशन दिया एनर्जी कंजर्वेशन पे। आइंस्टाइन साहब ने एनर्जी कंजर्वेशन लगाया, और एनर्जी कंजर्वेशन के हिसाब से उन्होंने क्या कहा, ये समझना। आइंस्टीन साहब ने एनर्जी कंजर्वेशन के हिसाब से कहा, देखो भैया कि अगर 100 जूल है तो उसके दो टुकड़े होंगे, 30 प्लस 70। अगर आपने 100 जूल एनर्जी भेजा है तो 30 तो यहां खर्च होंगे और 70 होगा इलेक्ट्रॉन की जेब में। तो इलेक्ट्रॉन हवा में है, वेलोसिटी के साथ है, तो इसके पास होगा के ई मतलब इसके पास काइनेटिक एनर्जी होगा, 70 जूल की काइनेटिक एनर्जी होगी। तो आइंस्टाइन साहब का मानना था 100 = 30 + 70 होता है। उसी हिसाब से अगर मैं बात करूं 100 क्या है, तो ये 100 है फोटोन की एनर्जी, तो फोटोन की एनर्जी होती है h × f। तो आइंस्टाइन ने कहा जो h × f है वो इस 30 का नाम क्या रखा गया, नाम रखा गया वर्क फंक्शन। इसको W0 या तो फाई नॉट कहा जाता है। जो 30 है इसको वर्क फंक्शन कहा गया, तो बोला गया ये वर्क फंक्शन प्लस इस 70 का मतलब क्या है, इस 70 का मतलब है ये काइनेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी इसको कहा गया। तो आइंस्टाइन साहब ने ये क्रांतिकारी इक्वेशन दिया। अब इस इक्वेशन से हम क्या क्या बातें हैं जो अपने दिल और दिमाग में डाल लेते हैं। पहली बात जो हमें इस इक्वेशन से समझ में आती है वो ये है कि जो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ओनली। काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, यानी काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन है, और किसी चीज का रिलेशन नहीं है। दूसरा पॉइंट जो हमें यह ध्यान रखना है, जो आपके एग्जाम में काम आएगा, कि यार ये जो वर्क फंक्शन है, ये वर्क फंक्शन भी एनर्जी ही है। तो वर्क फंक्शन एनर्जी है तो एनर्जी का फॉर्मूला होता है h इंटू में f। तो ये W0 है तो इसको f0 बोला गया। अब इसका नाम रखा गया थ्रेशोल्ड एनर्जी, इसका नाम है वर्क फंक्शन या फिर थ्रेशोल्ड एनर्जी। ये थ्रेशोल्ड एनर्जी का नाम दिया गया है। तो इसका जो फ्रीक्वेंसी है ये कहलाएगा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। प्यारे बच्चों, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहलाएगा। ये कुछ बातें आपको ध्यान देना है। और सबसे गजब की बात यहां पर यह है, जो पहली लाइन है, काइनेटिक एनर्जी सिर्फ फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। यानी अगर आपको कभी भी इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ानी है तो आपको फ्रीक्वेंसी चेंज करनी पड़ेगी। अब प्यारे बच्चों एक कॉन्सेप्ट आया, समझना, अभी बाद में हम ग्राफ आप बनाएंगे बहुत डिटेल में, आप लिखते रहो। बाद में क्या कॉन्सेप्ट आया कि बोला गया ठीक है जी ये मेटल सरफेस है, और मेटल सरफेस है, और ये मेटल जो है किसी सॉफ्ट का होगा, जैसे सोडियम, पोटेशियम, कुछ भी हो सकता है वैसे फिलहाल तो। अब बोला गया कि ठीक है जी हम एक फोटोन डाल रहे हैं। तो फोटोन डालने की वजह से क्या हुआ, फोटोन डालने की वजह से यहां से इलेक्ट्रॉन निकला, लेकिन हम लोगों ने एक बड़ा चालाकी दिखाया। क्या चालाकी दिखाया प्यारे बच्चों, हम लोगों ने क्या किया, जैसे इलेक्ट्रॉन नेगेटिव पार्टिकल है तो इसके बगल में हमने एक नेगेटिव लगा दिया, नेगेटिव वोल्टेज लगा दिया, नेगेटिव वोल्टेज। अभी नेगेटिव वोल्टेज से क्या होगा, देखो अगर एक इलेक्ट्रॉन के पास है काइनेटिक एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव पार्टिकल है और उसके सामने आप किसी नेगेटिव को रख दोगे तो ये इलेक्ट्रॉन आगे जाके रुक जाएगा, वेलोसिटी इसकी जीरो हो जाएगी, इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, या फिर कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इसकी जीरो हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी जीरो क्यों हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव पार्टिकल है और उसके सामने आपने नेगेटिव को खड़ा कर दिया, तो ये नेगेटिव इस नेगेटिव को रोकने की कोशिश करेगा और काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी। तो इस वोल्टेज का नाम रखा गया स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो हम लोगों ने एक बात सीख ली कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो स्टॉपिंग पोटेंशियल से बैलेंस हो रहा है। तो काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला बनाया गया EV0, जहां पर E का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन जो कि है 1.6 10 की पावर -19, और V0 का मतलब है स्टॉपिंग पोटेंशियल, जो कि हम पहले लिख चुके हैं तो बार बार लिख के मैं टाइम खराब नहीं करूंगा। जहां पर V0 का मतलब है स्टॉपिंग पोटेंशियल, यानी काइनेटिक एनर्जी को स्टॉपिंग पोटेंशियल बैलेंस कर रहा है, समझे। ये जिसकी काइनेटिक एनर्जी है उसको जीरो कौन कर रहा है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो यहां से हमें पता लगा कि काइनेटिक एनर्जी को हम EV0 भी लिख सकते हैं, जहां V0 का मतलब होता है पोटेंशियल। तो फिर हमने इस इक्वेशन में कुछ वेरिएशन किया। हमने इस इक्वेशन में क्या चालबाजी करी, हमने कहा देखो भैया बात ऐसा है कि ये जो आपने इक्वेशन लिखा हुआ है h इंटू में फ्रीक्वेंसी, इसके आगे हम ऐसा भी लिख सकते हैं वर्क फंक्शन प्लस ये जो काइनेटिक एनर्जी है इसकी जगह पर हम EV0 लिखेंगे। तो यहां से मुझे एक और बात बड़ी गजब समझ में आई। वो बात क्या समझ में आई मैं आपको बता दूं कि अगर हम ठीक से देखें तो ये जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है, स्टॉपिंग पोटेंशियल सिर्फ और सिर्फ फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। तो फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब ये सारी बातें हम ग्राफ में बाद में यूज करेंगे, तो आप प्लीज अभी चीजों को समझते रहिए, समझते रहिए, समझते रहिए। अब कुछ और भी काम किए गए, कुछ एक्सपेरिमेंट्स क्या किए गए। ये जो मेटल है, मेटल, अब ये मेटल है, इसको समझना। अब थोड़ा मैं ऐसे बना रहा हूं, ये मेटल है, इस बार मेटल को ऐसे रख रहे हैं हम, मेटल। अब इस मेटल पे यहां से फोटॉन्स भेजे जाएंगे, फोटॉन्स, ये फोटॉन्स है, फोटॉन्स मतलब लाइट है, लाइट, लाइट। तो ये लाइट अगर ऐसे भेजे जाएंगे तो यहां से निकलेंगे इलेक्ट्रॉन्स, तो ये इलेक्ट्रॉन्स ऐसे निकलेंगे। अब देखो इसका सेटअप कुछ मैं आपको बता दूं, इसका सेटअप ना आपको कंफ्यूज करने के लोग सी से उसे में भर देंगे। यहां बोलेंगे देखो इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन यहां से निकल रहा है और यहां पर पॉजिटिव लगा देंगे, पॉजिटिव। पॉजिटिव लगाने से क्या फायदा कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव की तरफ जाएंगे। समझ पा रहे मेरी बात को। वो यहां पर वायरिंग कर देंगे, बैटरी लगा देंगे, आपको कंफ्यूज करने के लिए। डरना मत, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ही होता है। अब यहां पर क्या क्या चीजें आपको मुझसे सीखनी है। पहली बात ये कि यहां पर जो लाइट का सोर्स है, सोर्स, इसकी अगर हम इंटेंसिटी बढ़ा दें, इंटेंसिटी मतलब हम लाइट को बढ़ा दें, यहां पे इंटेंसिटी बढ़ा दें। जैसे मान लो ये कोई व्हाइट, ब्लू, ग्रीन लाइट है या रेड लाइट है, जो भी रेड लाइट है, सपोज करो रेड लाइट, ये रेड लाइट है, मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी हमेशा सेम रहेगी, क्योंकि अभी फिलहाल हमने फ्रीक्वेंसी सेम रखा हुआ है क्योंकि रेड लाइट है। लेकिन इस रेड लाइट की मैं इंटेंसिटी बढ़ा रहा हूं,
तो लोगों ने क्या देखा कि जब हम इसकी इंटेंसिटी को बढ़ाते हैं ना, तो यहां से इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने लग जाते हैं। तो यहां से हमने एक चीज सीखी और उसको कहीं पर बना के लिख लिया कि भैया देखो, जो ये अगर आप समझो, अगर आप इंटेंसिटी बढ़ाते हो, यानी कि अगर आप इंटेंसिटी बढ़ाते हो, इंटेंसिटी, तो इससे इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाते हैं, एन, जहां पर एन का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ध्यान रखना, यहां पर एन का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और अगर इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे और हम इस इलेक्ट्रॉन को किसी वायर में इकट्ठा कर ले, वायर में, इन इलेक्ट्रॉन्स को अगर हम वायर में ले जाए, तो इलेक्ट्रॉन्स को अगर मैं वायर में ले जाऊंगा तो मुझे मिलेगा करंट। क्या मिलेगा? करंट। तो उस करंट का नाम रखा गया प्यारे बच्चों फोटो करंट। इसको बोला गया फोटो करंट। तो एक बात हमें समझ में आने लग गई कि अगर आप इंटेंसिटी बढ़ाते हो तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ जाएगा। और ये बात बिल्कुल ही लॉजिकल है और बिल्कुल एथिकल है कि अगर आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ाओगे तो करंट भी बढ़ जाएगा। तो यहां से हमें एक बात समझ में आ गई बहुत डिटेल में कि इंटेंसिटी बढ़ाने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ता है, उससे हमारा करंट बढ़ जाता है। तो हम लोगों ने ग्राफ बनाया जिसमें हमने कहा देखो, इस तरफ लेंगे हम फोटो करंट, इस एक्सिस पे हमारा फोटो करंट है। ये फोटो करंट क्या होता है? जो फोटोन की वजह से करंट होता है, फोटो करंट, या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो करंट है, फोटो करंट। और इस तरफ रखा गया इंटेंसिटी। आप कहीं भी किसी को भी रख सकते हैं, तो पता लगा कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ग्राफ होता है, दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं। क्या बात है सर, क्या बात है। तो फोटो करंट इंटेंसिटी के प्रोपोर्शनल होता है, ये बात ध्यान रखना। अब लोगों ने एक चीज को, आपको ये ध्यान से समझना है, एक चीज को समझना ध्यान से, देखो ध्यान से बहुत डिटेल में, कि अब यहां पर हमने काफी कुछ सीख लिया और कुछ कंक्लूजन निकाल के यहां पे रख लिए। अब मैं यहां पे कुछ ग्राफ्स आपके लिए बनाना चाहता हूं। पहला ग्राफ मेरा ये होगा कि अगर अगर मुझे किसी की काइनेटिक एनर्जी चेंज करनी है इलेक्ट्रॉन की, तो मुझे क्या चेंज करना पड़ेगा? फ्रीक्वेंसी। काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन है, तो हम कह सकते हैं कि अगर काइनेटिक और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बनाएंगे तो ऐसा आएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। ध्यान रखना, काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी आपस में एक दूसरे पर डायरेक्टली डिपेंड करते हैं। तो ये मैंने आपको एक रिलेशन बताया। यानी सर आप ये कहना चाहते हो कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी चेंज होती है जब हम फ्रीक्वेंसी चेंज करते हैं। हाँ, मैं यही कहना चाहता हूं। यानी सर आप ये कह रहे हो कि अगर मैंने यहाँ पर रेड की जगह ब्लू लाइट कर दिया, आप रेड की जगह पर ब्लू लाइट कर दोगे तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी चेंज हो जाएगी। आप ग्रीन लाइट कर दोगे तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी चेंज हो जाएगी। लाइट चेंज करने से फ्रीक्वेंसी चेंज होगी और फ्रीक्वेंसी चेंज करने से आपकी काइनेटिक एनर्जी बार बार चेंज होगी। सर आपकी बात तो मैं समझ गया। अब सर ये बताओ, ये क्या है कि फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये सबसे गजब की बात है। सबसे गजब की बात क्या है, मैं आपको एक बड़ा गजब सा, बड़ा सिंपल सा एक डायग्राम बनाता हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरफ हमारा फोटो करंट है बेटा, इस एक्सिस पे फोटो करंट। अब ये जो फोटो करंट है, और इस तरफ हमारा पॉजिटिव वोल्टेज है, पॉजिटिव वोल्टेज, और इस तरफ हमारा नेगेटिव वोल्टेज, माइनस। और पहले बच्चों ये हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल जो कि नेगेटिव होता है, वी नॉट। वी नॉट नेगेटिव में होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब यहां पर एक गजब की बात देखना, गजब की बात क्या है कि मान लो अभी मेरी इंटेंसिटी कम है, ये इंटेंसिटी है I1, इंटेंसिटी कम है। अभी मेरी इंटेंसिटी कम है तो मेरा करंट यहां पर है, ओके। और मेरी इंटेंसिटी ज्यादा है तो करंट मेरा यहां पे होगा, थोड़ा लेवल ऊपर होगा। ये मेरा दूसरा इंटेंसिटी है, समझना। तो ये इंटेंसिटी 1, ये इंटेंसिटी 2। अब मैं कहता हूं कि ये जो मैं ग्राफ बना रहा हूं, इस ग्राफ के अंदर मैंने एक खास बात ध्यान दिया, मैं नीचे लिखता हूं कि भैया मेरे ग्राफ का फ्रीक्वेंसी सेम है। अगर मेरा फ्रीक्वेंसी सेम है तो क्या होगा? अगर आपका फ्रीक्वेंसी सेम है तो आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल भी सेम होगा। यानी इस दोनों केस में जो पार्टिकल है वो यहीं पर, मतलब जो यहीं पर आके हमारा ग्राफ रेस्ट करेगा, क्योंकि इन दोनों का स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है। ध्यान रखना, फ्रीक्वेंसी सेम होने से ग्राफ एक ही जगह आके रुकती है। इसका दूसरा भी ट्रू है। दूसरा क्या ट्रू है? सपोज करो अगली बार मैंने ग्राफ को कुछ इस प्रकार से डिजाइन किया प्यारे बच्चों, मेरे मन में ख्याल आया कि चलो मैं ग्राफ बनाता हूं, लेकिन ग्राफ मैंने कुछ इस प्रकार का बनाया जो आपको देखना है। इस एक्सिस पे मेरा फोटो करंट था, फोटो करंट एज यूजुअल जैसा होना चाहिए, और इस तरफ मेरा पॉजिटिव वोल्टेज, इस तरफ मेरा नेगेटिव वोल्टेज, और ये है मेरा स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट। अब मैं क्या कर रहा हूं, देखो अब मैं इंटेंसिटी सेम रख रहा हूं, इंटेंसिटी सेम, मतलब इस बार मेरा फ्रीक्वेंसी अलग है, फ्रीक्वेंसी डिफरेंट, फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है जी। अब देखिए अगर आपका फ्रीक्वेंसी अलग अलग होगा तो आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल भी अलग अलग होगा। यानी मान लो अभी मेरा ये फ्रीक्वेंसी कुछ और है तो यहां पर आके रुका। अगर मैं कहता हूं कि किसी और का फ्रीक्वेंसी कुछ और है, मान लो चलो दूसरा लाइट लेते हैं, सपोज मैंने कहा ये है जी, पर मुझे इंटेंसिटी सेम रखना है। चलो कोई नहीं, मैं इंटेंसिटी सेम रखता हूं। देखो एक बार इंटेंसिटी जो है ना, ये रेड लाइट के लिए मान लो रेड लाइट की इंटेंसिटी इतनी है और फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है, तो ये यहां पर आके गिरा। मान लो ब्लू लाइट है हमारे पास, ब्लू लाइट की इंटेंसिटी सेम है, इंटेंसिटी सेम मतलब एक ही जगह से स्टार्ट होगा। देखो जब इंटेंसिटी अलग अलग है तो अलग अलग जगह से स्टार्ट हो रहा है। अभी मैंने इंटेंसिटी सेम रखा हुआ है, इंटेंसिटी सेम है, बस फ्रीक्वेंसी अलग है, फ्रीक्वेंसी अलग है तो कहीं और जाकर रुक जाएगा। मान लो यहाँ के रुक गया, तो आपने मुझसे क्या सीखा? आपने मुझसे सीखा कि सर ये फ्रीक्वेंसी अगर आप डिफरेंट रखोगे तो वी नॉट की वैल्यू भी अलग होगी। बस यहाँ पर हमने इंटेंसिटी सेम रखा हुआ है, ध्यान रखना, क्योंकि ग्राफ हमारा एक ही जगह से स्टार्ट हो रहा है। तो अगर आप फ्रीक्वेंसी डिफरेंट रखते हो तो वी नॉट अलग आएगा, और फ्रीक्वेंसी सेम रखते हो तो आपका वी नॉट भी सेम आएगा। अब ये दोनों ग्राफ आपकी लाइफ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ग्राफ है, और जो भी हमने अभी तक डिस्कस किया एक बार में वो सारी चीजें आपको ठीक से याद होनी चाहिए, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपके लिए आसान हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं कुछ बातें आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ काफी डिटेल में। कुछ ग्राफ्स हम बनाएंगे, जिसमें हम ग्राफ कैसे बनाएंगे, पहले मैं आपको इक्वेशन दिखा दूं। इक्वेशन है हमारे पास है h इंटू एफ इजिकल टू वर्क फंक्शन प्लस आप काइनेटिक एनर्जी को ईवी नॉट बोलते हो। अब मैं जो ग्राफ बनाना चाहता हूं बेसिकली वो ग्राफ ऐसा होना चाहिए जो मैं आपको सिखाने का प्रयास कर रहा हूं। सपोज करो हम इस तरफ रख रहे हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल जो कि हमारा वी नॉट है, और इस तरफ मैं रख रहा हूं फ्रीक्वेंसी। तो मैंने एक तरफ स्टॉपिंग पोटेंशियल रखा है, एक तरफ फ्रीक्वेंसी रखा है। तो ये ग्राफ कैसा आएगा, किसी को याद है क्या? या मैं बना के दिखाऊं प्रॉपर? बिल्कुल बना के दिखाने वाला हूं। तो देखिए अगर हम वी नॉट को एक जगह पे रखते हैं यहाँ पे, और फ्रीक्वेंसी को हमने रखा हुआ है नीचे यहाँ पे, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा दिखना चाहिए जितना मुझे याद आ रहा है। ठीक है, ये ग्राफ कुछ ऐसा दिखना चाहिए। अब इस ग्राफ में ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट ये वर्क फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ध्यान रखना। ठीक है, ये वर्क फंक्शन होता है हमारा। और प्यारे बच्चों ये जो थीटा होता है, थीटा स्लोप, अगर आप इसका tan थीटा निकालोगे तो ये h बाई ई आता है प्यारे बच्चों, h बाई ई, जो कि काफी गजब की बात है। तो यहां पर क्या क्या चीज, और ये होता है हमारा वर्क फंक्शन बाई ई, है ना, वर्क फंक्शन ई होगा। ठीक है, ये वर्क फंक्शन बाई ई होगा हमारा। ठीक है, क्योंकि देखो ये अगर h के नीचे ई है तो वर्क फंक्शन के नीचे भी ई आएगा, क्योंकि हम ई से ना ऐसे एक्चुअली में इक्वेशन ऐसे बनाया जाता है, v नॉट इज इक्वल टू एच एफ माइनस वर्क फंक्शन अपॉन में ई अपॉन में ई। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा वाई एक्सिस, वाई, ये वाला होता है हमारा m, ठीक है, ये होता है x और ये होता है c। तो ये इक्वेशंस होती है, पर मैं आपको इन पंगों में डालना चाहता नहीं हूं, मैं आपको सिंपल भाषा में कह रहा हूं, आप इसको याद करके रखेंगे। तो ये जो ग्राफ है ये बड़ा गजब है। क्यों?
इसके स्लोप याद रखो, स्लोप, ये जो स्लोप है, स्लोप, ये स्लोप h बाई ई, यानी यहां से आप प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू वेरीफाई कर सकते हो, इसके स्लोप से आप h की वैल्यू वेरीफाई कर सकते हो। दूसरा ये आप वर्क फंक्शन बता सकते हो, जैसे मैंने कहा एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि भैया बात ऐसा है, क्या बात है कि यार एक तरफ ना स्टॉपिंग पोटेंशियल है, एक तरफ फ्रीक्वेंसी है, और क्वेश्चन ऐसा आ जाए, देखो यार ये दो ग्राफ है, अब बोले आपसे बताओ किसका वर्क फंक्शन बड़ा होगा, किसका वर्क फंक्शन ज्यादा होगा, तो आप बहुत आसानी से बता सकते हो कि भैया किसका वर्क फंक्शन ज्यादा है। जैसे मैंने कहा ये ए है और ये बी, किसका वर्क फंक्शन ज्यादा है, तो आप कहोगे देखो यार इसका ये ज्यादा है, ये पॉइंट दूर है यहां से, इसका वर्क फंक्शन ज्यादा है और इसका वर्क फंक्शन कम है। तो आप ऐसे क्वेश्चन के आंसर दे सकते हो। तो ये छोटी छोटी बातें, मतलब ये अगर इतने ग्राफ आपको याद है इस चैप्टर में आपको कोई परेशान नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन एक और ग्राफ मैं आपको समझाना चाहता हूं। सपोज किसी ने आपसे कहा कि जी सर बात ऐसी है कि ये फोटो करंट है जी, फोटो करंट, और जी ये फ्रीक्वेंसी है, तो बताइए इससे क्या होगा। तो आप सोचना कि जो हमारा फोटो करंट है क्या फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, मैंने आपको पढ़ा दिया है कि फोटो करंट किस बात पे डिपेंड करता है। फोटो करंट हमारा डिपेंड करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपेंड करता है इंटेंसिटी पे। तो बताओ क्या फोटो करंट और फ्रीक्वेंसी में कोई रिलेशन है, सोच के मुझे बताना। तो फिलहाल मैंने आपको जितना भी चीज पढ़ाया, ठीक है ना, जितने भी चीज मैंने आपको बताया ये काफी डिटेल में हमने पढ़ा। अच्छा, इसमें हमने किन किन साइंटिस्ट की हेल्प ली है मैं आपको बता दूं। यहां पर हमने प्लैंक साहब की हेल्प ली है, क्योंकि ये जो फॉर्मुला है आपका ये प्लैंक्स के क्वांटम थ्योरी से आता है, तो हमने यहां पर हेल्प लिया है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, ध्यान रखना प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, ठीक है। प्लैंक्स की क्वांटम थ्योरी से हमने E = hf लिया है, हमने आइंस्टाइन साहब का भी इस्तेमाल किया है। और ये जो हम एक्सपेरिमेंट देख रहे थे अभी, जो हमने यहां पर अभी एक्सपेरिमेंट किया था, कहां गया ये जो हमने अभी एक्सपेरिमेंट किया था कि यहां पर सोर्स है, सोर्स यहां पर आएगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ये सब एक्सपेरिमेंट था लेनार्ड एंड स्पेलिंग बोलो, W हॉलविच क्या था स्पेलिंग यार, मैं भूल गया, जो भी हॉलविच स्पेलिंग बोलो यार, मैं रिस्पेक्ट देना चाहता हूं, WEWARCH। देखो लेनार्ड एंड हॉलविच एक्सपेरिमेंट इसी को कहा जाता है। इवन यहां पर हर्ज की भी बात की जाती है, हर्ज एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं, ठीक है। हर्ज साहब ने भी यहां पर हाथ डाला था, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। यानी कि ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का टॉपिक है, इसमें देखो कितने लोगों का कांसेप्ट यूज हुआ है। यहां पर इस्तेमाल हुआ है प्लैंक साहब की क्वांटम थ्योरी, आइंस्टाइन साहब ने इक्वेशन दिया, उसके बाद एक्सपेरिमेंट को किया गया लेनार्ड एंड हॉलविच के द्वारा, और हर्ज साहब ने भी यहां पर एक्सपेरिमेंट किया। तो कितने सारे साइंटिस्ट का नाम है, मान लो एग्जाम में जाता कि बताओ भाई हर्ज साहब ने क्या बताया, तो तुम बता देना कि यही बताया कि फ्रीक्वेंसी, ये सब चीजें देख लो, जो कंक्लूजन है, फ्रीक्वेंसी और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन है, और क्या रिलेशन बताया मैंने, इंटेंसिटी और इंटेंसिटी और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का रिलेशन है। ये सब चीज हमें पता लगा। और क्या पता लगा, और पता लगा कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए मिनिमम एनर्जी चाहिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए क्या चाहिए, मिनिमम एनर्जी चाहिए। तो अगर हम कंक्लूजन निकाले कि सर इन सब चीजों से हमने क्या सीखा, तो मैं इसका पूरा कंक्लूजन दे रहा हूं आपको। पूरा कंक्लूजन क्या है जो आप एग्जाम में लिख के आ सकते हो हमेशा। कंक्लूजन निकालते हैं, ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, ये जो हम थियरीज पढ़ रहे हैं, इसका कंक्लूजन क्या है। पहला पॉइंट ध्यान रखना कि पहला पॉइंट ये है कि प्रेजेंस ऑफ वर्क फंक्शन, कि भैया वर्क फंक्शन होता है, प्रेजेंस ऑफ वर्क फंक्शन या फिर प्रेजेंस ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, कि भैया थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होता है। ये वर्क फंक्शन क्या है, मिनिमम एनर्जी की प्रेजेंस होती है, इसके बिना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं हो सकता। तो पहला पॉइंट हमें पता लगा कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए आपको वर्क फंक्शन को पार करना पड़ता है। तो प्रेजेंस ऑफ मिनिमम एनर्जी, प्रेजेंस ऑफ वर्क फंक्शन, या फिर उसको मिनिमम एनर्जी वाले में क्या होता है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। पर आप ऊपर वाले से ध्यान देना। दूसरा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, नॉट ऑन इंटेंसिटी। जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता है। अच्छा, इस कंक्लूजन का पता है क्या नाम होता है, इसका नाम होता है फेलियर ऑफ वेव थ्योरी। देखो वेव थ्योरी में ये सब बातें नहीं की गई थी जो यहां पर हम कर रहे हैं। यहां पर वर्क फंक्शन की बात नहीं की गई थी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की बात नहीं की गई थी वेव थ्योरी में। तो वेव थ्योरी यहां पर फेल होता है, वेव थ्योरी ने सब नहीं बताया हमें। फिर काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल है, इंटेंसिटी के नहीं है, ये हमें वेव थ्योरी ने नहीं बताया, ठीक है। फिर एक और थोड़ी सी बात बता रहा हूं, आपको ध्यान रखना है। थर्ड ध्यान रखना कि जो इंटेंसिटी फोटो करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इंटेंसिटी के, फोटो करंट इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है। एंड फोर्थ, नो टाइम लैग इन प्रोसेस इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में टाइम लैग नहीं है, ये होता है इंस्टेंटेनियस। सर इसका मतलब बता देना, इंस्टेंटेनियस, इसका मतलब ये होता है कि ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है झटके से होता है। झटके से मतलब ऐसा नहीं होता कि देखो फोटोन आया, फोटो ने 4 दिन चक्कर काटा, फिर सोच रहा है कि भाई तारों के शहर में कब ले जाऊं, ऐसा नहीं होता। तारों का शहर बता तुझे किसे कहते हैं, नहीं पता, तेरे को नहीं पता बे, क्या मीमर बनेगा तू, पता है। बंदे का एक्सप्रेशन देखो, पूरा आंख भाव चढ़ा के, भाव इसे कहते हैं, ठीक है। तारों का शहर का मतलब होता है कि वहां पर मखमल का गद्दा होता है। क्या होता है बेटा, मजाक कर रहा हूं, सुनो। तो ऐसा नहीं होता कि भाई फोटोन आया, 4 दिन चक्कर काटा, इलेक्ट्रॉन के चक्कर काटा इंप्रेस करने के लिए, और फिर चक्कर बढ़िया से काटा, फिर बातचीत हुई, कुछ हुआ, फिर जाके ये साथ गए, ऐसा नहीं होता। तुरंत फोटोन आया 6000 पार। मजाक कर रहा है यार, नो टाइम लैग, ये इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है, इंस्टेंटेनियस, समझे मेरी बात। तो मैं वैसे देखो यार, मतलब स्कूल की जो बच्चियां होती है वो कितनी इमेच्योर होती है। देखो मैं बता रहा हूँ, मैं आपको स्कूल के बच्चों को थोड़ा बता रहा हूँ। एक बार मैं ई रिक्शा में बैठा, संगम बिहार की तरफ मुझे जाना था, बहुत पुरानी बात है, सुनते लोग। वो ई रिक्शा वाले ने स्पीकर लगा रखा, ठीक है,
और लड़की से वो किराया नहीं ले रहा, समझो, गाने चल रहे हैं, लड़कियां भाई दे दूंगा यहीं जा रहा है। सो जो स्कूल की लड़कियां है, स्कूल की लड़कियां या तो चालाक बोल सकते हैं या चोमी बोल, चोमू क्या जो भी है भाई साहब, वो ई रिक्शा वाले के साथ फ्लर्टिंग चल रही है। इस चीज को आप समझो, ई रिक्शा चलो ये तो ठीक है, टेम्पो वाले भैया आगे बैठे हुए हैं और यहाँ फुल फ्लर्टिंग चल रही है। मैंने रियल लाइफ में एक्सपीरियंस किया है, तो मुझे लगता है ये टेक्निक हो सकता है किराया बचाने का डेली, मुझे जितना ये उस साइड ही होता है थोड़ा चलो जो भी है, पर मुझे लगता है कि चलो जो भी है भगवान उनमें बुद्धि दे, ठीक है। तो ये सब कंक्लूजन है और फेलियर ऑफ वेव थ्योरी। हमने ग्राफ पढ़ लिया, पूरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ लिया, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लिए, हमने फेलियर ऑफ वेव थ्योरी बता दिया और आपको कंक्लूजन बता दिया एक्सपेरिमेंट का। आप प्लीज इसे नोट करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। प्लीज ध्यान दो प्यारे बच्चों। अब सुनो, इसको एक और चीज बोल सकते हो आप, लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के तो नियम है सारे, इसको लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी बोल सकते हो, ये जो पॉइंट्स है। और फेलियर ऑफ वेव थ्योरी में भी चिपका सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। वैसे वेव थ्योरी का फेलियर बहुत उस तरीके से बताना होता है। वेव थ्योरी में कहते थे कि पहले मेटल पे आएगा फोटोन, वो एनर्जी एब्सॉर्ब करेगा, एनर्जी एब्सॉर्ब करने के बाद चीजें स्टार्ट होगी। तो वैसे मैंने नहीं पढ़ाया आपको, बहुत शॉर्टकट में पढ़ाया जो काम की चीज है। तो इसका नाम हो सकता है लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कंक्लूजन ऑफ ऑल द थ्योरी, या इसको फेलियर ऑफ वेव थ्योरी भी कह सकते हो, क्योंकि वेव थ्योरी में इनकी बातें की नहीं गई थी। वेव थ्योरी इनके बारे में बता ही नहीं रहा था। वेव थ्योरी तो ऐसा करता था कि वेव थ्योरी का मानना था कि आप इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, है ना, एनर्जी बढ़ जाएगी, वैसी बातें करता था। चलो हम इतनी डिटेल में नहीं जाते हैं, हम अपना एनसीईआरटी के हिसाब से अपना काम करते हैं फटाफट। अब यहाँ पर एक चीज और मैं आपको बता दूं कि जब भी आप ग्राफ बनाओ, और ग्राफ में स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है सैचुरेशन, ठीक है, ध्यान रखना, ये कहलाता है सैचुरेशन करंट, ठीक है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन का मतलब कि वो सैचुरेट हो गया, ना बढ़ रहा है ना घट रहा है। सैचुरेशन का मतलब होता है एक प्रकार से कांस्टेंट, है ना। तो ये ध्यान रखना, जैसे मैंने कहा कि भाई ग्राफ मेरा ऐसे है, तो यहां से सैचुरेशन स्टार्ट हो गया है, इस पॉइंट से सैचुरेशन स्टार्ट हो गया है ना। कभी ग्राफ अगर आपको ऐसे दिखाई दे कि यहाँ पर V नॉट है, माइनस का V नॉट, और ये स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है सैचुरेशन आ चुका है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें आप ध्यान रखेंगे। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हमने किया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, सारे एक्सपेरिमेंट्स। अब इस चैप्टर में जो अगला टॉपिक है हमारे पास, वो क्या है मैं आपको बता दूं। इस चैप्टर में प्यारे बच्चों अगला टॉपिक जो आता है, दैट इज व्हाट आपके डी ब्रोगली साहब, ठीक है, डी ब्रोगली। अब देखो, डी ब्रोगली साहब ने बहुत छोटी छोटी बात बोली है, पर आपके काम की बातें बोली है। डी ब्रोगली साहब का मानना था कि वेवलेंथ किसका होता है, वेव के पास ना वेवलेंथ होता है, जैसे वेव है तो इस वेव के पास होता है वेवलेंथ। तो उनका मानना था कि जो वेवलेंथ है, वेवलेंथ वो वेवलेंथ क्या होगा, h/mv, जो कि क्लियरली ये कह रहा है कि अगर किसी पार्टिकल के मास, किसी के पार्टिकल के पास मास है और हाई वेलोसिटी, ये वेलोसिटी हाई होनी चाहिए, हाई वेलोसिटी, अगर उसके पास हाई वेलोसिटी है मास के साथ, तो उसके पास वेवलेंथ होगा। यानी अगर इस पेन को मैं बहुत हाई वेलोसिटी दे दूं तो ये पेन वेव बन जाएगा, यानी पेन पार्टिकल नेचर से वेव नेचर में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी ये पार्टिकल भी है और हाई वेलोसिटी पर ये वेव भी है। तो यहां पर डी ब्रोगली साहब लाते हैं डुअल नेचर का कॉन्सेप्ट, डुअल नेचर ऑफ मैटर, डुअल नेचर ऑफ मैटर, कि मैटर के दो नेचर हो सकते हैं। अगर उसके पास मास है, अभी ये पार्टिकल है, पर मास के साथ बहुत तेज वेलोसिटी, मास के साथ अगर वेलोसिटी आ जाए तो उसके पास वेवलेंथ आएगा, और वेवलेंथ यानी वो वेव बन जाएगा। जनरली इस फॉर्मूले को हम इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रॉन्स के लिए, इलेक्ट्रॉन्स मतलब छोटे पार्टिकल्स के लिए, क्योंकि छोटे पार्टिकल्स के पास हाई वेलोसिटी होता है, हाई वेलोसिटी। तो प्यारे बच्चों, ये जो फॉर्मूले है माइक्रोस्कोपिक के लिए होता है, माइक्रो मतलब बहुत छोटा, अब लगा तो कहीं भी सकते हो, पर अच्छे से काम करता है माइक्रोस्कोपिक के लिए, क्योंकि इनकी वेलोसिटी ज्यादा हो सकती है, हमारी वेलोसिटी ज्यादा नहीं हो सकती, तो हमारा वेवलेंथ नहीं दिखेगा। ये बात ध्यान रखना। तो हम लोगों ने क्या सीखा, डी ब्रोगली साहब कहते हैं इफ अ पार्टिकल हैविंग मास एंड हाई वेलोसिटी इट विल हैव वेवलेंथ, यानी पार्टिकल के साथ वेवलेंथ आपको मिल सकता है। तो ये है हमारे डुअल नेचर ऑफ मैटर का कॉन्सेप्ट जो डी ब्रोगली साहब लेके आए। अब यहाँ पर कुछ कुछ बातें हम सीखते हैं ध्यान से। पहले तो हम देखते हैं फोटोन पिक्चर ऑफ लाइट, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। ये फोटोन पिक्चर ऑफ लाइट क्या है मैं आपको समझा दूं। तो फोटोन पिक्चर ऑफ लाइट क्या कहता है, फोटोन पिक्चर ऑफ लाइट कहता है कि देखो जो लाइट है, जैसे सूरज की, ये सन है, सन, तो सन के अंदर से छोटे छोटे पार्टिकल्स निकलते हैं, एनर्जी के पार्टिकल्स, ये एनर्जी है, रेडिएशन एनर्जी, ये रेडिएशन है, रेडिएशन। और ये छोटे छोटे पैकेट है, पैकेट मतलब छोटा सा हिस्सा है, पार्ट है, पार्ट, इसी का नाम रखा गया फोटोन। तो फोटोन पिक्चर ऑफ लाइट क्या क्या बातें कहता है। पहली बात कहता है कि भाई जो लाइट है, लाइट जो है, लाइट या रेडिएशन, लाइट एमिट होता है इन फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट, छोटे छोटे पैकेट्स में, जैसे लाइट एमिट्स इन फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट, जैसे कि शैम्पू के पैकेट देखिए आपने 1 रुपए वाले शैम्पू के पैकेट्स होते हैं, अरे शैम्पू के पैकेट्स नहीं होते वैसे ही। तो लाइट एमिट्स इन फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट कॉल्ड फोटोन, तो उनको फोटोन कहा गया। फिर बोला गया देखो यार, जो एनर्जी होगी फोटोन की वो होगी h इंटू फ्रीक्वेंसी, यानी ये जो एक फोटोन है, इस फोटोन की एनर्जी होगी h इंटू में फ्रीक्वेंसी, यानी एनर्जी ऑफ फोटोन फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। दैट इज फोटोन पिक्चर ऑफ लाइट, जो मैंने आपको बेसिक बातें बताई। सर आपने फोटोन पिक्चर ऑफ लाइट क्यों पढ़ाया, क्योंकि हमें यहाँ पर काम आएगा। क्या काम आएगा प्यारे बच्चों, मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए यहाँ पर कुछ बातें हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे। जैसे कि पहली बात क्या समझिएगा कि यहाँ पर दो चीजें, एक तो एनर्जी का फॉर्मूला आपने बोला h इंटू में फ्रीक्वेंसी, और आइंस्टाइन साहब ने बोला था एनर्जी का फॉर्मूला mc स्क्वायर, जहां पर c होता है स्पीड ऑफ लाइट, लाइट की स्पीड है, ये लाइट की स्पीड है ना c। तो प्यारे बच्चों, अब यहां पर मैं क्या करूंगा, इन दोनों फॉर्मूलों को आपस में रिलेट करूंगा, रिलेट h इंटू फ्रीक्वेंसी को अगर मैं mc स्क्वायर के बराबर रखूंगा तो यहां से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। क्या क्या सीखने को मिलेगा वो समझते हैं। देखिए ये h इंटू फ्रीक्वेंसी है, ये है mc स्क्वायर। अब यहां पर ना आप एक काम कर सकते हो, क्या मैं आपको बता दूं, बचपन में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, c इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू में वेवलेंथ। हम स्पीड ऑफ लाइट को फ्रीक्वेंसी इंटू में वेवलेंथ लिख सकते हैं। तो यहां पर मैं अगर फ्रीक्वेंसी की बात करूं तो हमारा फ्रीक्वेंसी होता है c अपॉन में वेवलेंथ, ये फॉर्मूला बेटा बचपन में था। स्पीड ऑफ लाइट होता है फ्रीक्वेंसी इंटू में वेवलेंथ, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं इसको sc अपॉन में लैम्डा, और ये हो जाएगा mc स्क्वायर। तो पहले बच्चों आपको पता लगेगा कि हम c से c काट सकते हैं, और यहां से अगर आप लैम्डा निकालोगे तो पता क्या आएगा बताओ, h बाई mc, वेवलेंथ यहां जाएगा ना, और एक mc नीचे आएगा, तो h बाई mc, जो कि ये डी ब्रोगली के कॉन्सेप्ट को सेटिस्फाई करता है। डी ब्रोगली का कॉन्सेप्ट यही था, लैम्डा इज इक्वल टू h बाई m इंटू में v, जहां पर c भी वेलोसिटी है, स्पीड है, c इज स्पीड, तो यहां पर v भी स्पीड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ध्यान रखना कि जो हमने पीछे फॉर्मूला लिखा है, पीछे वाला जो फॉर्मूला लिखा है ना, हमने कहा गया ये रहा कि वेवलेंथ होता है h मास इंटू वेलोसिटी,
ये जो डी ब्रोगली का कॉन्सेप्ट है, आप कहां से समझ सकते हो बेहतर? एक तो ये दिया है प्लैंक्स ने, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, मैंने आपको बताया था प्लैंक्स का फॉर्मूला है, और आइंस्टाइन, यानी प्लैंक्स और आइंस्टाइन के कॉन्सेप्ट को हम मर्ज करें तो हमें डी ब्रोगली मिलता है। यानी डी ब्रोगली काफी गजब की चीज है। अब पहले बच्चों यहां से आपको क्या क्या बातें याद रखनी, पहले मैंने आपको डी ब्रोगली बताया, उसके फॉर्मूले को प्रूव करके बताया। अब यहां पर याद रखने वाली क्या क्या बातें वो सुन लो। देखिए, जो डी ब्रोगली साहब का वेवलेंथ है, उसका फॉर्मूला h by mv है, बहुत अच्छी बात है जी। लेकिन ये इस फॉर्मूले के ऊपर न्यूमेरिकल कम आएगा और ज्यादा इसके ऊपर आएगा, h by √2m k, जहां पर k का मतलब यहां पर काइनेटिक एनर्जी, ये बात आप ध्यान रखिए, काइनेटिक एनर्जी। ये चीज आपको अपने दिल दिमाग और जहां जहां डालना चाहो डाल सकते हो कि k का मतलब काइनेटिक एनर्जी। दूसरा प्यारे बच्चों, कि वेवलेंथ का एक ये फॉर्मूला h by √2m ev0, क्योंकि हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी को हम ev0 बोलते हैं, जहां पर ये होता है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल, ये होता है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज ev0। अब प्यारे बच्चों एक और फॉर्मूला आपको बता रहा हूं जो काफी ज्यादा यूज होता है, लैम्डा इज इक्वल टू 12.3 अपॉन में √v0, और ये a0 का मतलब होता है यहां पर 10⁻⁻10 मीटर। तो प्यारे बच्चों यहां पर ये फॉर्मूला कब इस्तेमाल होगा? ओनली फॉर इलेक्ट्रॉन, ये होगा ओनली फॉर इलेक्ट्रॉन, ओनली फॉर इलेक्ट्रॉन। लेकिन ये जो फॉर्मूला है, ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज लिखा है, किसी ने इलेक्ट्रॉन नहीं दिया तो, अगर किसी ने इलेक्ट्रॉन नहीं दिया तो हम इसको qv0 लिख देंगे, कोई और चार्ज होगा कोई और चार्ज डाल देंगे। इलेक्ट्रॉन के लिए ई लिखते हैं, लेकिन कोई रैंडम चार्ज हो तो क्यों लिखते हैं? ये फॉर्मूला आप सबके लिए इस्तेमाल कर सकते हो, ये फॉर्मूला भी सबके लिए इस्तेमाल कर सकते हो, ये फॉर्मूला भी सबके लिए, लेकिन ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन के लिए इस्तेमाल करना जब भी इलेक्ट्रॉन का क्वेश्चन हो और आपको वोल्टेज दिया हो, जहां पर v का मतलब है वोल्टेज, मैं आपको बता दूं v का मतलब है वोल्टेज, कोई भी वोल्टेज दिया हो तो आप यहां पर वोल्टेज डालो और आपका आंसर आ जाएगा। तो ये सब चीजें आपको ध्यान देनी है, और साथ साथ एक और चीज याद कर लो जो एक्स्ट्रा काम आएगा, कि जो वेवलेंथ होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ टेम्परेचर, रूट ऑफ टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये हमें कहां से सीखने को मिलता है? क्लास 11 से मिलता है, पर ये हमारे सिलेबस में ज्यादा नहीं, तो आपको बेसिक आइडिया दे रहा हूं कि टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ, पार्टिकल का वेवलेंथ टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो ये सारा कॉन्सेप्ट हमने जाना, डी ब्रोगली जान लिया, सब कुछ जान लिया। अब जो चैप्टर आपने बहुत आसानी से खत्म किया, ऐसे अगर आप चाहते हो मैं सभी चैप्टर की वीडियो डालूं तो कमेंट कर दो फटाफट, और लाइक कर दो, मैं समझ जाऊंगा, लाइक करते ही समझ जाऊंगा कि हाँ आपको वीडियो पसंद आई है और मुझे ऐसी वीडियो बनाना चाहिए। लव यू ऑल।